अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सायरा बानो। एक लंबे अरसे से मैं सोच रही थी कि मैं हिजामा के मुतालिक एक और वीडियो बनाऊँ और उसको कुछ और अच्छे तरीके से आपको एलेबरेट करूँ। और ये हमारे मरीज़ों की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमें अक्सर इन चीज़ों का पता नहीं होता और फिर जब हम बताते हैं तो उनका अक्सर एक विज़िट ज़ाया हो जाता है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना बैठ के आपसे थोड़ी-सी बात करूँ कि हिजामा। अब मैं ये तो बात नहीं करूँगी कि हिजामा क्या है, क्यों है, किस लिए है, बल्कि जो हिजामा कराना चाहते हैं ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। हिजामा कराने से पहले और हिजामा कराने के बाद यानी प्री और पोस्ट क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए आपके लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हिजामा तिब नबवी का एक अहम किरदार है, अहम हथियार है जिससे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। मसनून तारीखें हमें बताई गई हैं चाँद की 17, 19 और 21। ये भी मैं मिथ दूर कर दूँ आपका कि डेफ़िनेटली इन तारीखों में ज़रूर ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। साइंटिफिकली भी इस पे प्रूफ है और दीनी एतबार से भी इसकी बिल्कुल तस्दीक है। लेकिन ये भी मैं बताती चलूँ कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी है, कोई तकलीफ़ है, लाइक शैटिका है, सर्वाइकल पेन है और उस सूरत में आप अपना हिजामा कराना चाहते हैं और आप इन तारीखों से बहुत दूर हैं अभी, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप जब भी चाहें हिजामा करवा सकते हैं। इसकी कोई मतलब ऐसी शर्त नहीं है कि आपने सिर्फ 17, 19 और 21 ही को हिजामा कराना है। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि अक्सर क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं और वो इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि हमें इन्हीं डेट में कराना है, तकलीफ़ के बावजूद भी अपना टाइम गुजार रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप तकलीफ़ के दिनों में भी हिजामा करा सकते हैं और उसके बाद जब आप रिलीज़ हो जाएँ तो 1 महीने के बाद जब भी आपको सुन्नत की तारीख अवेलेबल मिलती हैं, मसनून डेट्स मिलती हैं, तो आप उसमें हिजामा करवा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अक्सर हमें जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बताते हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हिजामा कराने से पहले किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ख़वातीन के हवाले से बिलख़ुसूस बात कर रही हूँ कि ख़वातीन जिस वक़्त अपना हिजामा प्लान करें उस वक़्त उनको पीरियड से या माहवारी से नहीं होना है, क्योंकि हिजामा पाक हालत में होता है दीनी एतबार से और साइंटिफिकली भी इसके अपने रीज़न्स हैं कि आपको पीरियड्स के दौरान हिजामा नहीं करवाना है। इसी तरह अगर कोई खातून प्रेग्नेंट हैं तो उनको भी हिजामा कराने इसमें एहतियात करनी चाहिए, स्पेशली अर्ली डेज़ में। और अगर आप हिजामा प्लान कर रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, तो आपने मॉलिज को ज़रूर आगाह करें इससे। वही आपको बेहतर सजेस्ट करेंगे कि आया आपके लिए उस सूरत में हिजामा एडवाइजेबल है भी या नहीं। इसके अलावा 3 घंटे की खाने की फास्टिंग होती है। खाना और आपका जो खाना है वो 3 घंटे पहले आप ख़त्म कर लें, इसके बाद आप हिजामा अपना प्लान करें। और जो आप खाना खाएँ भी वो भी थोड़ा लाइट डाइट ही रखें ताकि उसका वो इतना ज़ूद हज़म हो कि 3 घंटे में आप एम्प्टी स्टमक हो जाएँ। इस दौरान आप पानी पी सकते हैं, लेकिन अगर आप सेहत की हालत में जस्ट डिटॉक्स करने के लिए हिजामा करा रहे हैं तो कोशिश करें कि आधे घंटे पहले पानी भी बंद कर दें। और अगर आप खुदा न खास्ता डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उनके लिए मैं तो पानी अलाउ करती हूँ कि वो पी सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हिजामा कराने के दौरान आप कोशिश करें कि आयतल कुर्सी का विर्द करें, दुरूद शरीफ का विर्द करें, इस दुआ के साथ कराएँ कि अल्लाह ताला आपको ताहयात सेहत और ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी जो है ताहयात सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। साथ ही साथ अपने मौलिद से अपनी केस हिस्ट्री ज़रूर आपसे लेंगे भी और आपको भी अपनी तमाम बातें बताएँ, कोई बात अपनी छुपाएँ ना और सारी चीज़ों से आगाही दें। इसके बाद जब आप पहली दफ़ा हिजामा करा रहे हों तो यकीनन आपका मौलिज भी आप एक सर्टेन लिमिट से पॉइंट करेंगे और सुन्ना के पॉइंट ज़रूर करवाएँ। अगर आप सुन्ना की डेट में जा रहे हैं तो भी सुन्ना के पॉइंट तो ज़रूर कराएँ, वरना महीने में एक दफ़ा सिर्फ आप सुन्ना के पॉइंट्स भी कराते हैं तो आपकी बॉडी फुल डिटॉक्स हो जाती है, क्योंकि उनमें 70 बीमारियों का इलाज है। दूसरी अहम बात ये है कि हिजामा कराने के बाद हिजामा कराने से पहले आपको 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ के जाना है और सदका देना है। इसका एक सदका होता है, जो अल्लाह आपको तौफीक दे इसका सदका दीजिए, क्योंकि आप दीन के एक अहम जो है सुन्नत को फॉलो करने जा रहे हैं और इस दौर में तो एक सुन्नत को फॉलो करने के भी बेतहाशा सवाब है। साथ ही साथ जब आपका हिजामा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपने घर जाना है और 1.5 घंटे बाद आपने शावर लेना है। अगर किसी वजह से कबाहत है, शावर नहीं ले सकते
बॉडी वॉश करें, वो नहीं कर सकते तो आप जो है वाइप कर लें अपनी बॉडी को, और वो भी मुमकिन नहीं तो ड्रेस चेंज कर लें। और अगर आपका ड्रेस भी ख़राब नहीं हुआ है तो आप वैसे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप 2 रकात नमाज सलातुल शुक्राना पढ़ेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में रखे। और इसके बाद 1 घंटे बाद आप, यानी कि 1 घंटे बाद जब भी आप शावर लेंगे उसके बाद आप नमाज़ पढ़ के शुक्राना पढ़ के खाना खाएं, लाइट खाना खाएं, हैवी चीज़ें ना खाएं। मैं स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स और इन चीज़ों को मना करती हूँ कि उस दिन आप ना खाएं। अगर दावत में जाना है तो उस दिन हिजामा ना कराएं, कोशिश करें आराम करें। और अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो हम भी आपस की मीटिंग को भी मना करते हैं कि आप उस रात प्लान ना करें। तो ये 1 दिन की एहतियात होती है। उसके बाद सेकेंड डे से आपकी जो नॉर्मल रूटीन्स हैं आप उसको फॉलो करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जामा कराने के बाद आप बिल्कुल जाकर बिस्तर पर लेट जाएं और ये सोचें कि इतना है कुछ मेरा तो खून निकल गया है और अब तो मैं बहुत फील कर रही हूँ लाकर। ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपकी बॉडी में एक स्पार्क आता है, एक चार्ज हो जाती है। यकीन जाने हम तो जामा करा के अपने आप को इतना फ्रेश फील करते हैं और ये सबके साथ होता है। तो कुछ मिथ्स हैं ऐसे कि जो लोग ये समझते हैं, वैसे भी ज़रा सा खून निकलता है तो अक्सर हमारी ख़वातीन परेशान हो जाती है ना। तो उस हवाले से मैं बता रही हूँ आपको कि ठीक है, आराम करें, थोड़ा सा आराम कर लें, रेस्ट कर लेंगे, आप थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगी। हाँ, उस दिन एक्सरसाइज वगैरह ना करें ताकि आपको कुछ बर्डन फील ना हो, लेकिन अपने जामे को बहुत इंजॉय करें। और आप यकीन जाने अगला पूरे दिन आपके जो हैं वो इतने अच्छे गुजरते हैं। और बिलखुसूस जिन पेन कंडीशंस में जामा कराया जाता है उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह उस पर इतने 100% रिजल्ट हमें मिलते हैं। चाहे वो शियाटिका हो, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे वो बॉडी एक हो, या आपका फर्टिलिटी का जामा हो, उसमें भी माशाल्लाह बड़े कामयाब रिज़ल्ट हैं हमारे। बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है। और इससे भी बड़ा शुक्र ये है कि उसने हमें इस काबिल समझा कि इस काम करने की तौफीक दी। तो सबको ताकीद करें। आप ये भी मिथ है कि डायबिटिक के पेशेंट जामा नहीं करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन चूँकि वो डायबिटीज़ उनका मर्ज़ होता है तो उसके लिए हम उनके स्ट्रेचेस बहुत लाइट रखते हैं और पॉइंट्स भी बहुत लिमिट से रखते हैं, लेकिन इससे इम्प्रूव बहुत होता है आपका HbA1c। और नॉर्मली जामा कराने से पहले अगर आप अपना CBC करा लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका HB कितना है, वरना मालिश तो देख के ही आपको बता देगा कि आपका HB कम लग रहा है। आप पहले HB चेक कराएं फिर जामा कराएं। ये छोटे छोटे से टिप्स हैं अपने जामा कराने से पहले के, जामा कराने के बाद के। इसका सदका भी होता है, चाहे पहले दें चाहे बाद में दें। और यकीन जाने एक आप बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, आपको मेडिसिन की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरी बातों से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने मैसेज लिख सकते हैं। हम आपकी अगली वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।